गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज पढ़ा जाएगा संघीय मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। ठीक है, तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, ये काफ़ी समय से बच्चे कह रहे थे कि सर प्राइम मिनिस्टर को पढ़ा दीजिए, प्राइम मिनिस्टर को पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो वही मैंने कहा बच्चों कि इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, और उसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है संघीय मंत्री परिषद, ठीक है, उसको भी क्लियर कर देते हैं। चलिए, तो आज हम लोग प्रधानमंत्री से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को कवर किया जाएगा और प्राइम मिनिस्टर से जो इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट होते हैं, ठीक है, उन फैक्ट्स को भी आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। संघीय मंत्री परिषद, चलो ये चैप्टर का नाम हो गया बच्चों संघीय मंत्री परिषद संघीय मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री, ये हम लोग के चैप्टर का नाम होगा बच्चों। ठीक है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रधानमंत्री। तो हम लोग बच्चों देखते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। तो सबसे पहले एक बात हम लोग समझा जाए अनुच्छेद को लेके। ठीक है, अनुच्छेद को लेके अब देखो बच्चों, जैसे हमारे वहाँ सिस्टम क्या है, हमारे वहाँ चलता है संसदीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली में ये हम लोग को पता होना चाहिए कि शासन के दो प्रमुख होते हैं। ठीक है, शासन के दो प्रमुख होंगे और दूसरा शक्तियों का क्या होता है, ठीक है, विभाजन होता है। ठीक है, सरकार के उसमें अंग होते हैं। ठीक, न्यायपालिका न्याय करने की शक्ति किसी एक संस्था के पास, विधि बनाने की शक्ति एक संस्था के पास, और उस विधि के द्वारा देश को चलाने की शक्ति किसी एक संस्था के पास। ठीक, तो संसद यानी विधि निर्माण वाली संस्था और कार्यपालिका। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बच्चों हमको देखने को क्या मिलेगा, जुड़ाव। हालांकि जब मैं इसको संसदीय शासन व्यवस्था को पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसको काफी अच्छे से मैं समझाऊंगा, वहां पे डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो इतनी मेहनत अभी उस चैप्टर को लेके करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो बस साधारण बात हम लोग अभी समझे कि संसदीय शासन प्रणाली में हम क्या जानते हैं कि संसद और कार्यपालिका इन दोनों का एक दूसरे से जुड़ाव होगा। ठीक है, और शासन के दो प्रमुख होंगे, एक संवैधानिक होगा और दूसरा वास्तविक होगा। तो संवैधानिक प्रमुख हमारे वहां कौन होता है, तो संवैधानिक प्रमुख हमारे वहां होता है राष्ट्रपति। ये बात बच्चों मैं बता चुका हूं राष्ट्रपति के चैप्टर में ही। तो हमारे वहां संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, और वास्तविक प्रमुख तो ये हो जाता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है बच्चों, प्रधानमंत्री, वास्तविक प्रमुख। ठीक, तो हम लोग बच्चों आज एक्चुअली जो पढ़ेंगे इसी प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री, ये मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद हम लोग को आज मंत्री परिषद भी कवर करना है। ठीक है, तो इसी मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, मुखिया होता है मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। तो अब यहां बच्चों एक आर्टिकल का जिक्र करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 53। ठीक ना, अनुच्छेद 53। अब अनुच्छेद 53 क्या है, हम लोग इस बात को जरा समझें। तो अनुच्छेद 53 देखो क्या है बच्चों, तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि जो हमारे संघ की कार्यपालिका है, तो मैंने बताया है कि कार्यपालिका भी दो होती है, एक राज्य का और एक सेंटर का, ठीक ना, केंद्र का। तो जो केंद्र की कार्यपालिका है जिसको हम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, संघीय कार्यपालिका, तो जो संघीय कार्यपालिका होता है उसका प्रधान यानी उसका मुखिया कौन होता है, उसका मुखिया होता है राष्ट्रपति। ठीक है, उसका मुखिया कौन होगा, राष्ट्रपति। और इस अनुच्छेद 53 में यह भी कहा गया है
कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, परंतु राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब देखो बच्चों, मैंने कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आर्टिकल 53 आपने नहीं बताया है, कुछ आर्टिकल की भी डिमांड हो रही थी, सर आपने आर्टिकल 74 नहीं बताया है। तो मैंने कहा बच्चों थोड़ा सा पेशेंस रखो, बताऊंगा। ठीक। तो अब यहाँ हम लोग देखें आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 तो इसमें क्या कहा गया है? तो यहाँ लिखेंगे कि संघीय कार्य, इसको लिखना बच्चों जरूरी है, ठीक ना, इसको लिखना बहुत जरूरी है। संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? तो प्रधान राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा। अब क्या इसमें बोला गया है, कहा गया है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ लिखना ये जरूरी है बच्चों, क्यों है अभी खुद समझ में आ जाएगा। अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों, अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक, ये लाइन बच्चों अब ध्यान से इसको समझो। ठीक है, तो यहां मैंने क्या लिखा है कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग, ठीक है, अपनी शक्तियों का प्रयोग, या हम कह ले कि अपने कार्य अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो अब अपनी शक्तियों का प्रयोग ये अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा, अधीनस्थ प्राधिकारी। तो अब मैटर आया एक ये कि बच्चों आखिर वो अधीनस्थ प्राधिकारी होगा कौन? यहां मैंने कह दिया कि अधीनस्थ प्राधिकारी के माध्यम से काम करेगा राष्ट्रपति, ठीक, तो आखिर वो अधीनस्थ प्राधिकारी कौन? तो अब हम समझेंगे वो अधीनस्थ प्राधिकारी कौन, और इसको समझने के लिए हम लोग को अब हेडिंग डालना है आर्टिकल 74, ठीक ना। यहां थोड़ा सा इसका आर्टिकल यहां लिख देते हैं, आर्टिकल 74, सॉरी यहां 53 नीचे 74, 53 और यहां लिख देंगे आर्टिकल 74। ठीक है, अब बच्चों यहां हम लोग को समझना है 74 में क्या बोला गया। तो बच्चों देखो 74 में क्या बोला गया। 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी, ठीक ना। तो वही अधीनस्थ प्राधिकारी कौन हो गया? वही अधीनस्थ प्राधिकारी है मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? इस मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। प्लस इसमें और क्या लिखा है? प्लस इसमें ये भी बात जुड़ी हुई है 74 में, क्लाज में नहीं जाएंगे बच्चों, ठीक ना। आर्टिकल 74 के क्लाज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उसको नहीं देखेंगे, हम उसके पॉइंट्स को देखेंगे, परंतु क्लाज वाइज नहीं जाएंगे, ठीक ना। 74 का ही प्रयोग करूंगा, 1 2 3 4 ये नहीं, ठीक। तो अब मंत्री परिषद जो है यही राष्ट्रपति को सलाह देगा, यानी राष्ट्रपति अपने सभी काम किसके सलाह से करेगा? मंत्री परिषद के सलाह से। तो यही मंत्री परिषद कौन है? अधीनस्थ प्राधिकारी, ठीक ना, अधीनस्थ प्राधिकारी, समझ लो। तो अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो कौन अधीनस्थ प्राधिकारी? यानी मंत्री परिषद। अब बात आई इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? तो ध्यान रखो बच्चों, यहाँ क्वेश्चन बनाएगा कि संघीय मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो संघीय मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। परंतु मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह लेगा, यानी कि प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति क्या करेगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, ठीक है।
तो 74 को यहाँ हम लोग समझेंगे और अभी फिर लिखेंगे, फिर 42 अमेंडमेंट जो है उसको भी अभी देखेंगे कि सलाह जो है बाध्यकारी हो जाती है राष्ट्रपति के ऊपर। अभी आते हैं उस पर, ठीक है बच्चों। ठीक, अब देखो जरा, तो यहां लिखेंगे राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान, या हम यहां लिख दे मुखिया या लिख लें प्रमुख, ठीक है। मुखिया कौन होगा बच्चों? तो प्रधानमंत्री होगा। ठीक, अब देखो, अब इसमें एक बात क्या है, तो संविधान का देखो, इंदिरा गांधी के शासनकाल में संविधान का 42वां संशोधन हुआ वर्ष 1976 में, और 1976 के संशोधन के द्वारा एक पॉइंट जोड़ा गया इस आर्टिकल 74 में। क्या पॉइंट जोड़ा गया? कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए क्या है? बाध्य है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति सभी कार्य मंत्री परिषद के सलाह से ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ये बात जोड़ दी गई अनुच्छेद 74 में। ठीक है, तो अब 74 में जब ये बात जोड़ी गई, तो अब राष्ट्रपति देखा जाए ना, तो राष्ट्रपति एक तरह से उस समय एक तरह से पूरा क्या हो गया? कठपुतली हो गया। समझ रहे हो? कठपुतली की तरह हो गई, कठपुतली सरकार हम कह लें, ऐसी स्थिति हो गई थी राष्ट्रपति की। तो फिर क्या होता है? आगे परिदृश्य चेंज होगा, और चेंज होने के बाद फिर क्या होगा? सरकार बनेगी केंद्र में किसकी? जनता पार्टी की। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और मोरारजी देसाई जो है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो फिर संशोधन होगा कौन सा? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो अब ये जब 44वां संशोधन होगा, तो इस 44वें संशोधन के द्वारा क्या होगा? तो 44वें संशोधन में राष्ट्रपति को एक छूट दी जाएगी। छूट क्या होगा? तो छूट ये होगा कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए, ठीक है, पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को, ठीक ना, पुनर्विचार के लिए विधेयक को मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। ठीक है, परंतु जोड़ा क्या गया? जोड़ा उसमें अब ये भी गया कि पुनः विचार के बाद अगर जिस रूप में चाह रहा है मंत्रिपरिषद पास करना, तो राष्ट्रपति उस रूप में क्या करेगा? उसको पास करेगा। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर पाएगा। समझ लो बच्चों, तो वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो हालांकि एक उम्मीद जगी थी कि सरकार नहीं आई है। ठीक है, इंदिरा गांधी का जो शासनकाल रहा, काफी जो है तानाशाह शासनकाल कहा जाता है। ठीक है, तो स्थिति आई कि हाँ चलो परिवर्तन होगा, परंतु हर कोई जब शासन में जब आ जाता है ना, तो हर कोई उसका फायदा लेना चाहता है। ठीक, परंतु डेमोक्रेसी में क्या है? पूर्णतः मनमानी नहीं हो सकती है, क्योंकि जनता चुनती है ना कौन होगा हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कौन होगा प्रेसिडेंट, चाहे माध्यम प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष, मेन पावर किसके हाथ में? जनता के हाथ में, और यही है लोकतंत्र। तो अब यही इन्होंने किया, जनता पार्टी की सरकार ने एक छूट ये दिया कि राष्ट्रपति चाहेगा तो विधेयक को पुनः विचार के लिए, ठीक है, सरकार के पास भेज सकता है। परंतु सरकार ने अगर कहा कि आपने कहा था कि इस बिंदु पर विचार करिए, हमने विचार कर लिया, ठीक है, और जो हमने कहा था बिल्कुल सही कहा था, आप उसी रूप में उसको पास करिए, साइन करिए। तो अब क्या है? अब राष्ट्रपति उस पे सहमति देने के लिए पूरी तरह क्या हो गया? बाध्य हो गया। अब वो वीटो पावर का यूज नहीं कर पाएगा। पहले कर सकता था, पुनः विचार के लिए नहीं भेज रहे हो तो कर सकते हो। ठीक है,
परंतु पुनः विचार के लिए भेज दिए तो फिर वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर पाओगे। ठीक, यही बात इसमें बच्चों ऐड करनी है। ठीक, तो एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, मानने के लिए बाध्य होगा। ठीक, तो ये बच्चों लाइन हो गई। अब देखो यहां नोट बना के लिखें, नोट बना के देखो, पेज ऊपर करते हैं। नोट 42वें संशोधन द्वारा, ठीक है, 42वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। बात क्लियर बच्चों? ठीक है, किया गया। तो अब देखो अब क्या होने जा रहा है। अब हम लोग एक अमेंडमेंट जरा और देखें। ठीक है, एक अमेंडमेंट फिर यहां लिख दें नोट करके 44 यानी 44वें संशोधन के द्वारा पीडीएफ में बच्चों सारा वर्ष पूरा पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगा, ऐप्स पे आज ही तुरंत पड़ जाएगा पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ अभी आज इसका इस चैप्टर का जो पीडीएफ पहले पूरा फुल नोट जो जा चुका है, उसमें ये चैप्टर जो है नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको इसी समय हम लोग भेज देंगे। ठीक है, आप वहां से देख लेना। ठीक है, तो वहां जब देखोगे तो उसमें पूरा वर्ष वगैरह मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो 44वें संशोधन के द्वारा यह छूट दी गई कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, परंतु पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। अब इसको दोबारा बच्चों रिपीट करते रहे, अभी पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, मानने के लिए बाध्य होगा और इस स्थिति में राष्ट्रपति
वीटो पावर का प्रयोग वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक, इतनी बात हो गई। ठीक है बच्चों, अच्छा अब आते हैं वापस हम लोग बारी बारी से चीजों को देखते हैं। ठीक है, चलो यहीं से देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 53 हम लोगों ने बच्चों स्टार्ट किया। क्या लिखा? संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। मैंने बताया शुरू में ही, अभी आज ही बताया कि कार्यपालिका दो होती है, एक राज्य की होती है और एक संघ की होती है। मैं दोनों कार्यपालिका के बारे में बता चुका हूं। ठीक है, संघ की जो कार्यपालिका होगी उसका मुखिया कौन होगा? उसका मुखिया राष्ट्रपति। जो राज्य की कार्यपालिका होगी इसका मुखिया कौन होगा? इसका मुखिया होगा राज्यपाल। ठीक, हम लोग किसको देख रहे हैं? ठीक है, संघ वाले को। तो 53 में क्या बोला गया है? संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, परंतु राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो फिर मैंने बताया कि अधीनस्थ प्राधिकारी आखिर वो कौन लोग होंगे? कौन है वो अधीनस्थ प्राधिकारी? तो मैंने बताया कि वो अधीनस्थ प्राधिकारी कौन है? यही मंत्रिपरिषद। ठीक ना? तो राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह, अब हम लोगों ने क्या हेडिंग डाला? आर्टिकल 74। फिर लिखा राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक ना? जिसका मुखिया कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि संघीय मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह से ही अपने कार्यों को करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक, तो ये बात हम लोगों ने यहां तक देखा। तो क्वेश्चन क्या पूछ लेगा? क्वेश्चन पूछ लेगा आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है। तो हमको बताना होगा कि आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए, ठीक है, एक मंत्रिपरिषद होगी, और राष्ट्रपति उसी मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार का अपने कार्यों को करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात बच्चों, ये बात यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग फिर आगे बढ़ें। फिर हम लोगों ने आगे क्या देखा? आगे हम लोगों ने क्या देखा? फिर हम लोगों ने देखा नोट। ठीक, अब कैसा नोट? 42वें संशोधन, वर्ष मैंने पीडीएफ में लिख रखा है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक, अब ये पूरा इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना बच्चों। ठीक, 1976, ठीक है, के द्वारा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन अब फिर बना, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया? ठीक, तो 42वां संशोधन वर्ष 1976। ठीक, अच्छा, अब राष्ट्रपति को फिर एक छूट दी गई जनता पार्टी की सरकार में। क्या छूट दी गई? छूट ये दी गई कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को, अब देखो विधेयक के प्रकार होते हैं बच्चों, ठीक है, कि किसको पुनः विचार के लिए भेज सकता है, किसको नहीं भेज सकता। अब उसमें उस बहस में नहीं जा रहा हूं मैं। ठीक है, कि किसको भेजेगा किसको नहीं, उन सारे शब्दों का प्रयोग करके बताने की जरूरत नहीं है, आप आसान शब्दों में समझो। ठीक है, चीजों को बहुत जटिल नहीं बनाना है। ठीक, तो अब एक छूट क्या मिली कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए, ठीक है, पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेज सकता है, सरकार को भेज सकता है। ठीक, तो अब ये एक छूट दी गई, परंतु फिर बाउंडेशन लगाया गया, क्या कि पुनः विचार के लिए अगर भेजे तो उसके बाद जो कहेगा मंत्रिपरिषद उस बात को तुम मानने के लिए बाध्य होगी। ठीक, और इस स्थिति में वीटो पावर का प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक तरफ छूट मिला तो फिर दूसरी तरफ बाउंडेशन फिर थोप दी गई। ठीक, तो यही बात हमको ध्यान में रखना है। ये छूट किस अधिनियम के द्वारा, किस संशोधन के द्वारा दी गई है? तो 44वें संशोधन वर्ष 1978। ठीक, और यहाँ मैंने लिख दिया है कि इसका सलाह मानने के लिए बाध्य होगा और वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात बच्चों क्लियर। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, आगे अब देखो अब जैसे मैंने बोला ना 74 का क्लाज नहीं देखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक, ऐसे हम लोग नहीं देखेंगे। इसी 74 में हम लोग सारी बातों को देखते चल रहे हैं। ठीक, अब देखो, अब अगला प्रश्न क्या कि
कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो कार्य करता है, ठीक है, राष्ट्रपति जो कार्य करता है, ठीक है, तो अब राष्ट्रपति कार्य कर रहा है, सलाह ले रहा है, किससे ले रहा है सलाह? मंत्रिपरिषद से सलाह ले रहा है। तो अब देखो इसी 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने मंत्रियों से क्या सलाह लिया या मंत्रिपरिषद से क्या सलाह लिया, इस बात को जानने का अधिकार जो है किसी को नहीं है। यानी कि अब क्या हो कि अगर कोई इस पे प्रश्न उठाए कि राष्ट्रपति ने मुलाकात किया मंत्रिपरिषद से मुलाकात किया, यानी मंत्रियों से मुलाकात किया, ठीक, आप जैसे न्यूज़ देख रहे हो कि हाँ राष्ट्रपति साहब गए हैं और मंत्री से बात कर रहे हैं, ठीक, तो अब मंत्री से बात किए तो भाई मंत्री कुछ ना कुछ उनको सलाह दिया, तो अब क्या सलाह दिया है भी कि नहीं दिया है? औपचारिक एक मुलाकात थी या उसमें कोई सलाह दिया है कि नहीं दिया, इस प्रश्न को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक, तो न्यायालय में इस प्रश्न को नहीं ले जाया जाएगा कि सलाह दिया है मंत्रिपरिषद ने या नहीं दिया, और अगर दे दिया है तो क्या सलाह दिया है, इन सारी बातों की जांच जो है न्यायालय के द्वारा नहीं की जाएगी, ठीक है, न्यायालय में इस प्रश्न का कोई जांच नहीं किया जाएगा, ठीक। इस बात को यहां लिख लेते हैं हम लोग कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दिया या नहीं दिया, नहीं दिया या सलाह दिया भी है या सलाह दिया है, तो क्या दिया है, ठीक है, इस प्रश्न का जांच, इस प्रश्न की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी, न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये इतना पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब जो है इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं आगे की चीजों को। तो अब यहां तक की बात हो गई बच्चों, और ये अगर कोई इसमें दिक्कत होता है तो आप मुझे, ठीक है, बताना, ठीक। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 75, आर्टिकल 75, ठीक है। अब आर्टिकल 75 क्या है? तो इसमें मंत्रियों के बारे में कुछ उपबंध हैं, ठीक है, यानी कि यहां लिख दे मंत्रियों के बारे में, मंत्रियों के बारे में उपबंध, मंत्रियों के बारे में उपबंध, यानी कि मंत्रियों से संबंधित कुछ बातें आर्टिकल 75 में कही गई, ठीक। तो अब मंत्रियों से संबंधित क्या बात जो है आर्टिकल 75 में कहा गया है, ठीक, इस बात को हम लोग समझें, ठीक है। चल, तो अब देखो मंत्रियों के बारे में क्या उपबंध है, ठीक है। तो अब इसमें जो है क्लास वाइज जो है 75 का क्लास 2, 3, ये ऐसे हम लोग को नहीं जाना, ठीक, वही बात 75 डायरेक्ट, ठीक। तो मंत्रियों के बारे में क्या उपबंध किया गया है, क्या बोला गया है, ठीक है। तो अब देखो मैं पहले ही इस बात को बता चुका हूं क्या कि प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। तो जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलेगा, राष्ट्रपति उसी को क्या करेगा, मंत्री बनाएगा। ठीक है, ये बात हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अब देखो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब यहाँ बच्चों थोड़ा सा समझ लो, जैसे देखो यहाँ क्वेश्चन बन जाता है, ठीक ना, क्वेश्चन बनता है क्या, प्राइम मिनिस्टर निम्नलिखित में क्या है। ठीक, ऑप्शन ए मनोनीत है, ऑप्शन बी निर्वाचित है, ऑप्शन सी नियुक्त है, ऑप्शन डी कोई नहीं। ऐसे बच्चों क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो अब यहाँ हम लोग को शब्दों को ध्यान रखना है। अगर ये बात मैंने यहाँ नहीं बताया होता तो अभी ज्यादा बच्चों के दिमाग में ये आता कि प्राइम मिनिस्टर क्या है, प्राइम मिनिस्टर निर्वाचित है। हम लोग क्यों निर्वाचित आंसर दे देते हैं बच्चे, निर्वाचित आंसर बच्चे इसलिए दे देते हैं क्योंकि देखो बच्चों होता क्या है होता क्या है कि चुनाव होता है लोकसभा का। तो लोकसभा का जब चुनाव होता है तो चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत मिलती है, ठीक है, तो उसी पार्टी का व्यक्ति क्या बनता है, प्राइम मिनिस्टर। तो यानी कि लोकसभा का इलेक्शन होगा और लोकसभा का जब इलेक्शन होगा तो उस लोकसभा के इलेक्शन में, चुनाव में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिलेगी लोकसभा की, ठीक, और कितना 273 से ज्यादा मिला तो हम क्या कहेंगे, यानी कि 273 लोकसभा के सदस्य अगर एक पार्टी के चुन के आ गए, जैसे बीजेपी के अगर 273 लोकसभा के सदस्य चुनाव जीत के आ गए, ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार बहुमत आ गया। ठीक है, बहुमत प्राप्त हो गया। तो अब ये बहुमत प्राप्त जो पार्टी है, अब ये पार्टी के जो सदस्य हैं ना, ठीक ना, जो जीते हुए हैं चुनाव, अब यही तय करते हैं कि कौन हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा। तो उसी व्यक्ति को क्या करेगा, राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है। तो देखो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट खड़े होकर चुनाव नहीं लड़ता है कि डायरेक्ट मतलब ईवीएम में गया, प्रधानमंत्री वाला बटन दबाया, हो गया। नहीं, वहां पे हम लोग जिस डिस्ट्रिक्ट से होते हैं और निर्वाचन क्षेत्र जो हमारा होता है, तो वहां पे जब हम वोट डालने जाते हैं, ठीक है, वोट डालने जाते हैं तो जिसको हमको वोट डालना है, जिस सांसद को, ठीक है, हम उसको पर्टिकुलर, उसका जो चुनाव चिन्ह है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, दबाते हैं, बटन वहां दबाया जाता है। समझ रहे हो बच्चों। तो बहुमत दल का जो नेता होता है उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्त कर देता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। तो अब सबके दिमाग में क्या आता है कि हाँ निर्वाचित है, निर्वाचित नहीं। ठीक है, बहुत बच्चे गलती करते हैं, निर्वाचित नहीं, आंसर क्या है, नियुक्त है। ठीक है, नियुक्त। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ अगर स्क्रीनशॉट लेना हो बच्चों ले लो। चलो ठीक है, अब देखो, अच्छा इसी में लिख दे क्या, हाँ ठीक है, चलो इसी में थोड़ा सा एक पॉइंट ऐसे ही जगह बना के लिख देते हैं। ठीक है, क्या, देखो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। और ये प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बच्चों, सभी मंत्रियों की बात हो रही है। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होंगे, अनिवार्य। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है
अगर मान लो नहीं भी हैं तो क्या बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है, अगर सदस्य नहीं है यानी किसी सदन के सदस्य नहीं है, तब क्या होगा? नहीं है तो तो बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, बन जाएंगे मंत्री, रेल मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री। परंतु अब यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि कोई व्यक्ति बिना लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बने क्या मंत्री बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। परंतु इसमें अब एक प्रॉब्लम है कि बन तो गए हो, परंतु एक टाइम लिमिटेशन है, उतने समय के अंदर आपको लोकसभा या राज्यसभा का चाहे मनोनीत चाहे निर्वाचित सदस्य आपको बन जाना है। ठीक है, कितने समय के अंदर बन जाना है? तो आंसर क्या है? 6 माह। ठीक है, तो यही बात है यहाँ लिखा है, अगर सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है, प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, और अगर नहीं प्राप्त कर पाए तो फिर क्या होगा? पद इनका समान। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, चलो ठीक। अब इसमें आगे देखे बच्चों, तो जो ये मंत्री हैं, ठीक है, अब पूछा जाए मंत्रियों का कार्यकाल। ठीक है, यहां मान लो दे दें मंत्रियों का कार्यकाल। तो मंत्रियों का कार्यकाल क्या होता है? तो अब देखो, इसी में कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, ये ऑप्शन बनाया और दिया 5 वर्ष, फिर दिया शपथ ग्रहण की तारीख पे 5 वर्ष, तारीख से 5 वर्ष। ठीक है, और डी ऑप्शन दिया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, और डी ऑप्शन दिया कोई नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में आंसर क्या होगा? तो याद रखना बच्चों, यहां आंसर क्या होने जा रहा है? यहां आंसर होने जा रहा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। आर्टिकल 75 का क्लास 2। ठीक, तो मैंने बोला क्लास में नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो 75 में ये बात भी लिखा है। तो अब कार्यकाल पूछे तो यहाँ आंसर, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक, परंतु यही बात अगर पूछ लिया प्राइम मिनिस्टर से, तब अब आंसर चेंज होगा। ठीक ना, आंसर चेंज होगा। अब देखो आंसर क्या चेंज होगा, तो पहले हम लोग ये बात जरा देख लें। मंत्रियों का कार्यकाल, तो यहां लिख देंगे कि संघ के मंत्री, संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है? तो बच्चों सिंपल बात कि जब मन करेगा राष्ट्रपति क्या करेगा? इनको इनके पद से हटा देगा। तो क्या राष्ट्रपति अपने विवेक से हटा देगा? नहीं। क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर बोलेगा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बोलेगा कि हाँ इनको जो है इनके पद से आप हटा दीजिए, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? हटा देगा। ठीक, तो ये इतनी बात यहाँ पे बच्चों क्लियर। ठीक, अच्छा, अब इन मंत्रियों को शपथ, ठीक है, इन मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति
इन्हें कोई भी व्यक्ति इन्हें शपथ दिला सकता है, शपथ दिला सकता है। दिला सकता है, ठीक है। तो ये इतनी बात यहां हम लोग का बच्चों क्लियर, ठीक। अच्छा, अब बच्चों लो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ठीक है, चलो अब देखो, यहां हम लोगों ने संघ के मंत्री का देखे कार्यकाल जाना, तो कार्यकाल क्या जाना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर है। परंतु परंतु हम लोग देखिए प्राइम मिनिस्टर, ठीक ना, प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल। तो अब देखो प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल क्या होगा, ठीक है। अब देखो प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे कार्यकाल हम लोग बच्चों जान रहे हैं, तो सामान्य रूप से 5 वर्ष, ठीक है, सामान्य रूप से 5 वर्ष। तो यहां लिख देंगे सामान्यतः, सामान्यतः शपथ ग्रहण की तिथि से, शपथ ग्रहण की तिथि से तिथि से 5 वर्ष, ठीक है। सामान्यतः शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष, परंतु इसमें हम लोग आगे देखें तो 5 वर्ष होता है, परंतु क्या वास्तव में यही कार्यकाल है। तो अब अगर एक ऑप्शन मिला, ये मैं हालांकि पहले बताया हुआ हूं राष्ट्रपति के चैप्टर में ही, ठीक, कि वास्तव में इसका कोई निश्चित कार्यकाल, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, नहीं होता है। यह लोकसभा का बहुमत, लोकसभा का बहुमत जब तक प्राप्त हो तभी तक, प्राप्त हो तभी तक अपने पद पर कार्य करेगा। ठीक है, तभी तक अपने पद पर कार्य करेगा। तो यहां बच्चों ये ध्यान रखना, तो हम लोगों को ऑप्शन में सबसे पहले क्या सर्च करना है, तो ऑप्शन में हम लोग को सबसे पहले ये ढूंढना है कि जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो। तो यही हमारा सबसे पहला आंसर होगा, ठीक। ये बात नहीं है तो फिर सेकंड बात क्या ढूंढनी है, ठीक है, कि प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। और अगर ये दोनों नहीं दिया है तब हमको फिर ध्यान देना है कि शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष। समझ रहे ना बच्चों, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है, एसएससी जेई की ही बात कर रहा हूं, यहां क्वेश्चन ऐसा बनेगा और सीजीएल में क्या क्वेश्चन बना देगा कि निम्नलिखित में उन विकल्पों का चयन करें जो सर्वाधिक शुद्ध, ठीक ना, उन विकल्पों का चयन करें जो सबसे ज्यादा सही। तो 5 वर्ष भी सही है, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष भी सही है, और निश्चित कार्यकाल नहीं होता है ये भी सही है, और जब तक उसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त हो ये भी सही, यानी चारों ऑप्शन सही है, चारों ऑप्शन सही है। अब यही कह रहा है कि इसमें उन विकल्पों का चयन करें जो सबसे ज्यादा शुद्ध हो। तो सबसे ज्यादा शुद्ध कौन हो गया, जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो। तो अटल बिहारी वाजपेयी को लोकसभा के सदस्यों का बहुमत कितने दिन प्राप्त रहा, 13 दिन। इस वजह से सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन तक। ठीक है, ये आगे आगे फैक्ट के रूप में मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है, अभी इसको मैं कवर कराऊंगा, अभी मैं इसको कवर कराता हूं, ठीक है। तो यहां तक की बात बच्चों क्लियर।
ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो अब देखो यहां देखा जाए कि प्राइम मिनिस्टर के लिए उम्र, प्राइम मिनिस्टर के लिए उम्र, तो इसको ऐसे लिखें, प्रधानमंत्री बनने की निम्नतम आयु, निम्नतम आयु क्या होगी? तो बच्चों निम्नतम आयु क्या होगा? तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष। क्यों? देखो प्राइम मिनिस्टर अगर लोकसभा का सदस्य है तो एज उसका 25 साल, और अगर राज्यसभा का सदस्य है तो 30 साल। समझ रहे हो? तो यही बात तो यहाँ कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर बनने की निम्नतम आयु क्या है। ठीक है, तो निम्नतम आयु क्या है? 25 साल। ठीक है, 25 साल, ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक, 25 साल। अब आगे देखो, आगे देखें हम लोग कि मंत्रिपरिषद का आकार, अगला हेडिंग होगा हम लोग का मंत्रिपरिषद का आकार। मंत्रिपरिषद का आकार। अब मंत्रिपरिषद का आकार मतलब क्या है? अब बच्चों यहां थोड़ा सा समझो। हम लोग एक बात अच्छे से जान चुके, मंत्रिपरिषद यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों का समूह। ठीक है, अभी हम मंत्रिपरिषद को आगे अच्छे से और डिफाइन करेंगे। तो अब जो है सरकारें, देखो बच्चों क्या करती थी, सरकारें इतना ज्यादा मंत्री पद दे देती थी लोगों को कि उससे एक हमारे देश का जो धन है, ठीक ना, धन जो है वो काफी ज्यादा खर्च होता था। ठीक है, काफी ज्यादा मात्रा में खर्च हो रहा था। ठीक है कि अच्छा चलिए ठीक है, आप ये मंत्रालय लीजिए, आप ये मंत्रालय लीजिए, कुछ भी और मंत्रालय बनाया, उठ पटांग उठा के दे दिया। मगर अब जो है उसको जेट श्रेणी की सुरक्षा दो, दुनिया भर का गाड़ी वाड़ी फलाना ढिमाका खूब ज्यादा रहता है। समझ रहे हो? तो अब इससे देश का पैसा खर्च हो रहा था। तो हुआ क्या? हुआ यहाँ पे ये मंत्रियों का आकार निश्चित किया गया कि कितना परसेंट जो है, मतलब मंत्री कितने लोग बन सकते हैं। तो अब कितने लोग बनेंगे, ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड होगा, इसी बात को मैं यहाँ पे समझा रहा हूं। ठीक है, चलो तो मंत्रियों की संख्या, मंत्रिपरिषद की संख्या, मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक, 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, 15% से अधिक नहीं होगा। तो यही बच्चों लोकसभा की जो सदस्य संख्या है उसका 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रेशियो याद रखना है बच्चों, रेशियो पूछेगा कि कितना परसेंट होना चाहिए लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का, 10%, 15%, ठीक है, 20%, ऐसे जो है पूछे जाएंगे। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन? तो प्राइम मिनिस्टर। परंतु मंत्रिपरिषद की जब बैठक होती है तो उस बैठक का अध्यक्ष कौन होता है, बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, इस बात को समझे तो यहां लिख देंगे मंत्रिपरिषद की बैठकों की, मंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता। अब देखो बच्चों यहाँ क्वेश्चन कैसे तुम लोग गलत करते, ठीक है, संभावित था कि गलती हो सकती थी। ठीक है, बैठकों की अध्यक्षता
प्रधानमंत्री करता है। अब क्वेश्चन क्या करता, क्वेश्चन ये दे देता, यही ऑप्शन ये दे देता कि कौन करेगा बैठक की अध्यक्षता, तो अध्यक्षता से दिमाग में आ जाता है अध्यक्ष, तो ऑप्शन में दिया रहेगा लोकसभा का अध्यक्ष, समझ रहे हो, तो ऑप्शन में रहेगा लोकसभा का अध्यक्ष, तो लोकसभा का अध्यक्ष जब ऑप्शन में रहेगा तो यहाँ थोड़ी बहुत गलती होने की चांस है, ठीक है, तो गलत हम लोग को नहीं करना है। बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, ठीक है। चलो तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो तो ये हो गया। चलो अब हम लोग समझेंगे यहाँ बच्चों मंत्री परिषद क्या है। मंत्री परिषद किसको कहते हैं, मंत्री परिषद, ठीक है। तो देखो ये लिखा मंत्री परिषद, ठीक। चलो समझते हैं, तो यहाँ मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट, ठीक ना, मंत्रिमंडल, ठीक। यहां लिखा राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री का डिवीजन है, ठीक है, एक स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, और दूसरा राज्य मंत्री। अब इस बच्चों बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना, बेहद आसानी से समझ में आ जाएगा। और यहाँ लिखेंगे उप मंत्री, उप मंत्री, ठीक। अच्छा क्या काम है इन लोग का, क्या काम है इन लोग का, ठीक है, देख लेते हैं। तो अब देखो, अब ये क्या करेंगे, अब ये स्वतंत्र प्रभार जो है, स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करेंगे, ठीक है, स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करेंगे, ठीक, करेंगे बच्चों, अपना बस सुनते रहो, स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करेंगे। ये कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट स्तर के, कैबिनेट स्तर के, अभी जब समझाऊंगा बच्चों तो क्लियर हो जाएगा, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, परंतु कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं, परंतु कैबिनेट मंत्री नहीं होते, ठीक है। ये इतने बातें यहाँ पे बच्चों लिखा मैंने, ठीक है, इनका जो पावर है कैबिनेट मंत्रियों के बराबर, परंतु ये कैबिनेट मंत्री नहीं होंगे, ठीक है। अब राज्य मंत्री जो है, राज्य मंत्री, ठीक, ये क्या है, ये कैबिनेट मंत्रियों के, कैबिनेट मंत्रियों के सहायक, ठीक ना, तो ये क्या हो गया, ये कैबिनेट मंत्रियों का, ठीक है, सहायक, ठीक। और उप मंत्री क्या है, ये राज्य मंत्री तथा कैबिनेट मंत्री के सहायक। अब देखो बच्चों कितनी आसानी से ये बात समझ में आने वाली है, जो कि बहुत बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, कंफ्यूजन रहता है। ये कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट, तो ये कैबिनेट जो है मंत्रिमंडल, ये कौन है, ये अपने अपने मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं। तो जितने देखो बच्चे काफी इंपॉर्टेंट जो लीडर होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो लीडर होते हैं, ठीक है, तो वो जो लीडर होते हैं, ठीक,
वही इसमें शामिल होते हैं। जैसे हम लोग बात करें, जैसे राजनाथ सिंह, ठीक ना, राजनाथ सिंह, अमित शाह, समझ रहे हो, अमित शाह, ठीक है। तो अब राजनाथ सिंह, अमित शाह, इस टाइप के जो बड़े बड़े जो लीडर हैं, निर्मला सीतारमण वगैरह वगैरह, ठीक है, तो ये लोग जो होंगे, ये लोग क्या होते हैं बच्चों, ये लोग होते हैं कैबिनेट मंत्री। और ये क्या होगा, अपने अपने डिपार्टमेंट के क्या होंगे, ठीक है, अपने अपने डिपार्टमेंट के मालिक होंगे, और सारे निर्णय क्या होगा, ये स्वतंत्र रूप से लेंगे। वो प्राइम मिनिस्टर से तो पूछेंगे, ठीक है, परंतु माना क्या जाता है कि वो अपने निर्णय जो है स्वतंत्र रूप से लेते हैं। ठीक, ये एक बात। अब यहां समझो, मंत्रिमंडल की यानी कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए कौन नियुक्त होता है, कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए नियुक्त होता है बच्चों राज्य मंत्री। ठीक, राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए कौन नियुक्त होता है, उप मंत्री। ये उप मंत्री जो है राज्य मंत्री की सहायता करने के साथ साथ ये मंत्रिमंडल को भी सपोर्ट करता है, ठीक ना। मतलब ये है कि इसको रखा गया कि तुम इसका जो है इसको सहायता करोगे, फिर इसको रखा गया तुम इसकी सहायता करोगे, परंतु ऐसा नहीं है कि ये केवल इसी की सहायता करेंगे, ये इनकी सहायता नहीं करेंगे। इस वजह से मैंने लिखा है राज्य मंत्री तथा कैबिनेट मंत्री के सहायक। अब स्वतंत्र प्रभार, ये क्या होता है, तो राज्य मंत्री में ही मैंने लिख दिया स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। देखो राज्य मंत्री ही है ये, परंतु स्वतंत्र रूप से अपने कार्य ये करेगा, अपने कार्य करेगा। ये कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, परंतु कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं, ठीक ना। कैबिनेट स्तर का मंत्री इनको माना जाए, मतलब शक्ति जो होगी, ठीक ना, जो शक्ति होगा वो कैबिनेट स्तर का जो मंत्री है उसी का शक्ति होगा। अच्छा, कैसे ये होगा, अब इसी बात को बहुत इजीली समझ लो बच्चों। कैबिनेट मंत्री वाला ही ये स्वतंत्र प्रभार जो है यही बच्चों को फंसाता है। जैसे समझ लो कि जैसे मान लो हमने कहा एक कोई संस्थान छोड़ो, एक परिवार की बात करें। अब परिवार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, तो मान लो हर परिवार के अलग अलग सिस्टम है, तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, मान लो दादा, ठीक है, दादाजी। अब दादाजी सारे निर्णय लेते हैं। अब इनके नीचे जो है पिताजी हैं। अब पिताजी के नीचे कौन है, माताजी, ठीक है, माताजी। तो दादा क्या हो गए, कैबिनेट मंत्री, पिता क्या हो गए, राज्य मंत्री, माताजी क्या हो गई, उप मंत्री। तो फिर स्वतंत्र प्रभार क्या है, अब यही समझाने जा रहा है। ठीक, मान लो दादाजी कहीं 2 महीने के लिए चले गए बाहर, 6 महीने के लिए कहीं वो बाहर चले गए, ठीक है। अब 6 महीना घर को संभालना है, तो भाई जो जो निर्णय दादाजी लेते थे, तो अब वो निर्णय लेने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना, कौन वो निर्णय लेगा, तो फिर यही जो पिताजी है ना, तो पिताजी अपना दायित्व तो पूरा कर ही रहे हैं, वो अब दादाजी का भी दायित्व क्या करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गए, यही हो गए स्वतंत्र प्रभार। यानी कि जब तक दादाजी नहीं आते हैं तब तक क्या होगा, तब तक उनके दायित्वों की पूर्ति कौन करेंगे, पिताजी। और यही पिताजी क्या हो गए, स्वतंत्र प्रभार, समझ रहे हो, स्वतंत्र प्रभार। और जब दादाजी आ जाएंगे तो ये पिताजी क्या है, फिर अपने वापस जगह पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि स्वतंत्र प्रभार जो है परमानेंट कोई पद नहीं है। स्वतंत्र प्रभार जो है मंत्री, ये परमानेंट कोई पद नहीं है, किसी के अनुपस्थिति की वजह से, ठीक है, क्या होता है, राज्य मंत्री को ही बना दिया जाता है स्वतंत्र प्रभार। ये भी ध्यान रखना, हर राज्यों में, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कि हर राज्य में एक एक डिपार्टमेंट का राज्य मंत्री हो ही, ऐसा नहीं होता है, समझ बच्चों। तो यहां तक की बात क्लियर, ठीक। अब एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ये मंत्रिमंडल, ठीक ना, मंत्रिमंडल शब्द कहाँ यूज हुआ है, तो बच्चों देखो मंत्रिमंडल यहां लिख देते हैं, मंत्रिमंडल शब्द केवल एक जगह पर है, कहां, केवल अनुच्छेद 352 में है, ठीक है। बाकी कहीं मंत्रिमंडल शब्द का यूज नहीं हुआ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट होता है बच्चों, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। ठीक, तो प्रधानमंत्री से हम लोग को कुछ पॉइंट्स जानने हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स, जैसे कुछ पॉइंट्स क्या,
ठीक है, कि कौन ऐसे पीएम थे जो 2 बार कार्यवाहक पीएम रहे हैं। ठीक है, तो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तो आंसर क्या है, गुलजारी लाल नंदा। ठीक ना, गुलजारी लाल नंदा जो हैं ये 2 बार पीएम रहे हैं। ठीक है, कार्यवाहक, ठीक, कार्यवाहक। अब अगली बात, राज्यसभा से सदस्य बन के प्रधानमंत्री कौन रहा है, तो राज्यसभा से मैं लिख दूं ऐसे पीएम। ठीक है, तो 3 नाम देना होगा। 3 नाम कौन कौन, सबसे पहले इंदिरा गांधी, ये वर्ष 1966 में, ठीक है, बनी, राज्यसभा की सदस्य थी, प्रधानमंत्री बनी। फिर दूसरे नंबर पे एच डी देवगौड़ा, ये कब बने, 1996 में। और फिर मनमोहन सिंह, ये कब बने हैं, ये बने हैं 2004। ठीक है, 2004 में। ठीक, अब देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रथम महिला पीएम, तो आंसर क्या है, इंदिरा गांधी। ठीक ना, इंदिरा गांधी, ठीक, प्रथम। अब देश के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर, देश के सबसे युवा पीएम कौन, तो आंसर हमारा हो जाता है राजीव गांधी। ठीक है, तो ये इस टाइप से बच्चों क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और रह रह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करें कौन ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके पहली बार हिंदी में भाषण दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी यूएनओ में हिंदी में भाषण, ठीक है, पहली बार तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है बच्चों, यहां क्लियर। ठीक, अब देखो कौन ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे, खूब पूछा हुआ है ये प्रश्न जो मैं बताने जा रहा हूं, बेहद जो है आसान। ठीक है, कौन ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कभी भी लोकसभा का मुंह नहीं देखा। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। ठीक, चौधरी चरण सिंह कभी भी लोकसभा नहीं गए। ठीक है, नहीं गए। पहला गैर कांग्रेसी यानी कि लगातार कांग्रेस के लोग ही, ठीक है, पीएम बन रहे थे। तो पहला गैर कांग्रेसी पीएम कौन बना जो कांग्रेस से नहीं था, तो मोरारजी देसाई। ठीक है, पहले सिख पीएम, सिख पीएम मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह। अच्छा, कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी डेथ उनके टेन्योर में ही हो गया, ठीक है बच्चों, कार्यकाल में हो गया, तो लाल बहादुर शास्त्री,
लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु उनके कार्यकाल में। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु क्या हुई? उनके कार्यकाल में। ठीक, अच्छा अब देखा जाए कि सबसे कम समय तक पीएम, बता चुका मैं बहुत पहले ही, सबसे अभी तुरंत बताया था कुछ देर पहले, सबसे कम समय तक पीएम कौन रहे? तो अटल जी रहे, अटल जी रहे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव, सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किस प्राइम मिनिस्टर के सामने आया? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेहरू। ठीक, तो ये बच्चों ये हम लोग का फैक्ट था, और ये हम लोग का फैक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। और कुछ फैक्ट्स और हैं, मैं पीडीएफ में दे दिया हूँ, कितना जो है कि बोर्ड पे लिखूँ मैं। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट्स और हैं, 5 क्वेश्चन अभी और होंगे, वो मैंने जो है पीडीएफ में डाल रखा है। पीडीएफ आपको अभी आज ही मिल जाएगा। ठीक है, ऐप्स पे पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप उसको जो है देख के नोट्स में अपने कवर कर लेना, या प्रिंट आउट ही निकाल लेना, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। ठीक, और फिर कल नए चैप्टर के साथ मिलते हैं।